जी सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ चूँकि आज हमारा दिन है तो इसीलिए हम आज खुश हैं और आज पूरी दुनिया एटलीस्ट आज के दिन तो हमारी इज्जत कर ले भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। गुर्बत के खात्मे का नाजरीन आलमी दिन है। आलमी दिन है और गरीब आदमी खुश होगा। और गरीब आदमी को हुकूमत ने ताज़ा एक तोहफा तो दिया है, 40 रुपए कम कर दिए हैं। बिल्कुल ये बहुत, और लोग बड़ा इस पे गिला कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई आप सैल्यूट है इस हुकूमत को। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। लेकिन मुझे बस ये एतराज है भाई, हर चीज अगर इतनी आसानी से मैनेजेबल है तो पहले कर लेनी थी। क्यों इतना बेचारे को? इस हुकूमत को भाई 40 रुपए कम कर दिए, सैल्यूट है इस हुकूमत। पहले करने चाहिए थे पहले भाई, अभी कर दिए ना। अच्छा और चलो ये तो आलमी मार्केट का सारा सिलसिला है ना पेट्रोल का। लेकिन जो डॉलर चक्कर में हुकूमत डांस वो कल हमने बात की थी नाजरीन के अवैस वो इस मैदान में डांस वाला नहीं है, ये सैल्यूट वाला मामला है भाई। नहीं सैल्यूट वाला मामला है तो इस पर तो सैल्यूट किया जाएगा हुकूमत को। और गुर्बत के खात्मे का आज आलमी दिन है तो कोशिश करें कि हमें ख़त्म ना करें, हमारे जो मसाइल हैं उनको ख़त्म करें। लेकिन एक और सैल्यूट करें आप। हाँ, सैल्यूट करें। गैस की कीमतें बढ़ेंगी नाजरीन, सर्दियां आने वाली हैं, आ चुकी है बल्कि, तो गैस की कीमतें बढ़ेंगी। एक और सैल्यूट करें। अब नहीं कर रहा मैं ये, आज के दिन ही आपको ये बात बतानी थी, बंदा कल बता देता। आज तो मुझे खुश होने दे। तो आप कल से आज तक खुश नहीं हो रहे थे? कल से आज तक खुशी हो रहे थे। आज जब मैं सुबह उठा हूँ और मुझे पता चला है कि आज हमारा आलमी दिन है, हमारे लिए काम किया जाएगा, तो आज मेरी खुशी में इजाफा हुआ है। दुनिया में 1 अरब के करीब लोग ऐसे हैं दुनिया में जो खते गुर्बत से नीचे हैं। 1.1 बिलियन के करीब लोग हैं, तो उसमें आपका ये भाई शामिल है। तो आज उसे खुश होने दें। चले ठीक है, आप खुश हो, सैल्यूट करें। चलो सैल्यूट चलें। और बाकी ये कि जो पाकिस्तान की अगर आप बात करें, बिल्कुल पाकिस्तान की अगर बात करें, बड़े सीरियस स्टेटिस्टिक्स हैं। पिछले 1 साल में 1.5 साल में 40% लोग 40% लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान के। अगर ये स्टेटिस्टिक्स की बात, यानी कि पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन आधे से थोड़ा सा कम हिस्सा, पाकिस्तान की आबादी का 40% हिस्सा, 40% हिस्सा, 40% मतलब 40%। देखें ये भी एक खतरनाक आदाद-ओ-शुमार है। और इस गुर्बत को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आते हैं, दुनिया में भी आते हैं और पाकिस्तान में भी आ रहे हैं। और ज़ाहिर है काम कर भी रहे हैं, हुकूमत के मुख्तलिफ महकमे चल भी रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये गुर्बत कभी ख़त्म होगी? और ना नहीं होगी। ये मैं तो क्योंकि देखें उसकी वजह क्या है। अगर आप पिछले 10 साल का डेटा उठाकर देखें तो जो अमीर लोगों की तादाद है, जो बिलियनर्स की तादाद है, वो तो बड़ी है। उनकी जो दौलत है वो मल्टीप्लाई हो रही है, बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स में, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन जो गरीब है उनकी तादाद में इतनी कमी नहीं हो रही है। तो इसीलिए ये जो ट्रेंड है, मैं उसको देखते हुए ये कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। अमीर तर होता जा रहा है और होता जाएगा, और गरीब जो है वो गरीब तर होता जाएगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। ऐसे यही है सूरत हाल। बहरहाल अल्लाह ताला गरीबों के हाल पर रहम करें। और आज गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन, और बाकी तो जो खबरें हैं वो आपको पता चल जाएंगी किस तरीके से। 60 सेकंड न्यूज़ दिखाते हैं, देख ले भाई। गजा पर इसराइली जहरियत जारी, 1000 बच्चों समेत 2800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने फ़लस्तीन से जंग तवील होने की धमकी दे दी। पाकिस्तान का गजा के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदादी सामान भेजने का ऐलान। दौरा सऊदी अरब, नवाज शरीफ की सऊदी हुक्काम से मुलाकातें। फारूक हबीब का PTI छोड़ने और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। इंजेक्शन ठीक था, रीपैकेजिंग ठीक नहीं थी। पंजाब में इंजेक्शन से बिनाए जाने की रिपोर्ट तैयार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके, गड़गड़ाहट भी सुनाई दी। ICC का मिकी आर्थर के वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच से मुतालिक बयान का जायजा लेने का फैसला। जी तो ये थी जी सूरत हाल हमारी 60 सेकंड न्यूज़ की। कल के हवाले से एक और आपको अहम खबर जरा हम बता दें। और जो कराची में लोग मुकीम हैं उनको तो अच्छा खासा हिल गए। रात को ज़लज़ला वहाँ पर आया और ऐसा ज़लज़ला आया, ऐसा ज़लज़ला, ऐसे अच्छा वो हल्का 3.1 था। लेकिन वो चूंकि कराची में आपको पता है जरा लोग थोड़े से जरा सा हिलते हैं तो हिल ही जाते हैं। नाजुक ना कहें ये। अच्छा। कराची वाले आपके मुखालिफ हो जाएंगे। अच्छा। उससे मैं शदीद मुखालिफ हो जाऊंगा। अच्छा। आपका आपने कहा मेरी ऐसी कोई नाजुकी देखी नहीं। आपने ऐसा कहा, आपने कहा बस कराची वाले थोड़े से वहाँ पर नहीं आते ना। हाँ ये बिल्कुल। इस्लामाबाद वालों के मुकाबले में अगर आप कंपैरिजन करें, इस्लामाबाद में ज़लज़ले ज्यादा आते हैं।
तो कराची में नॉर्थ में ज्यादा आते हैं। नॉर्थ में ज्यादा आते हैं, ये बात मैं कह रहा हूँ, इधर उधर निकल जाती हैं। अच्छा, ओके ओके जी, तो कराची के सैल्यूट ही करूँ मैं। नहीं, आप उधर ही सैल्यूट करें, हुकूमत को करें। आप कौन सा हमारा गुर्बत मिटा रही हैं, आप कराची वालों के बारे में ऐसी बातें कर रही हैं। लेकिन जो ज़लज़ला है उसके झटके महसूस किए गए, और कराची का इलाका जो है वो मलीर, शाह लतीफ़ टाउन, नेशनल हाईवे और भैंस कॉलोनी में ज़लज़ले के झटके जो है वो महसूस किए गए थे। कायदाबाद और गुलशन हदीद में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, और ज़लज़ला जो आपने बताया कि 3.1 था शायद, 3.1, और उसकी गहराई जो थी वो 15 किलोमीटर थी, और ज़लज़ले का मरकज़ जो था वो कायदाबाद के करीब था। जी, तो ये ओरिजिनेट भी कराची से हुआ, और कोई गड़गड़ाहट की आवाज़ें भी सुनाई दी हैं, तो उसकी वजह से चूंकि वो जब ज़मीन हिलती है तो उसका एक खौफ, लेकिन थोड़ा सा जब ऑडियो इफेक्ट उसके अंदर आ जाता है, बिल्कुल, और ज़्यादा बिल्कुल ऐसा है इंसान। तो बस लोग जो है वो कलमा तैयबा का विर्द करते करते घरों से बाहर निकल आए, और उससे पहले हमने आपको बताया था अफगानिस्तान में बड़े सीरियस ज़लज़ले आए हैं, तो ये कुछ दोबारा ये मौसम की अंगड़ाई जैसे ही आती है तो ज़लज़लों का भी ज़लज़ला आया कुछ दिन पहले, फिर उसके बाद अभी अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, तो ये सीरियस मामला है, और अल्लाह ताला बचाए भाई। बिल्कुल, वाकई डर लग रहा होता है, क्योंकि आपको पता नहीं कि किस वक्त इंसान की ज़िंदगी मौत वहाँ क्या है, वो मौत का एक दिन मुअय्यन तो है, तो बस इसीलिए कहते हैं कि हल्की तैयारी रखें भाई, बिल्कुल तैयारी रखें पहले से। मीडिया वाले तो खासतौर पे तैयारी करके रखें अपनी, मैं सही बता रहा हूँ, हमारा हिसाब अलग होगा। ऐसा ही है जो हम कर रहे हैं ना, हाँ, अच्छे तरीके से करें हम। बिल्कुल सही। अगला आपको मैं खबर दूं तो वो खबर है, चूँकि इसराइल और फ़लस्तीन वाला जो मामला है वो चल रहा है शदीद, उसके अंदर शिद्दत आ चुकी है, और जो नंबर्स हैं वो अब 2500 से ज़्यादा तो हमने बताया था कल पहुंच गए हैं, लेकिन अब 2800 के करीब जो है वो शहदा की तादाद हो गई, जिसमें 1000 बच्चे शामिल हैं। जी जी बिल्कुल। और उस पर भी ढिठाई ये है कि इसराइलियों के साथ जब बात की जाए, किसी का भी इंटरव्यू आप देखें तो वो कह रहे हैं कोई क्राइसिस नहीं है। अरे तो तुम लोगों पर कोई क्राइसिस नहीं है, लोग मर रहे हैं, तुम्हें कोई क्राइसिस ही नजर नहीं आ रहा। क्राइसिस सिर्फ उस वक्त होता है जब तुम्हें कोई पत्थर मारता है, बिल्कुल, उसके अलावा किसी किस्म का कोई क्राइसिस आप पे हमला हो तो बहुत गलत है, और किसी और पे आप कर दे जाएं तो वो खैर है, वो आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर सोशल मीडिया पर बड़ा ये मामला चल रहा है। सोशल मीडिया पर हो ये रहा है कि जो लोग इस तरह की पॉजिटिव बात कर रहे हैं, मतलब फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती कर रहे हैं, तो उन लोगों के अकाउंट्स की जो रीच है वो लिमिटेड कर दी गई है। फिर जो फैंस हैं बड़े बड़े लोगों के, उन्होंने अजीब बातें करना शुरू कर दी। आतिफ असलम के साथ क्या हुआ, उन्होंने फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के बाद जब वो जो ट्वीट वगैरह उन्होंने की या अपनी जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की, तो जो उनके इंडियन फैंस थे उनकी जानिब से बड़ी तनकीद, कि वो तो इसराइल की गोद में बैठे हुए हैं भाई सारे। ऐसा ही है। इसराइल तो खुश हो रहा है, उनके इसराइल वाले ऑफिशियल ट्वीट्स आ रहे हैं कि जी अच्छा वाह, पाकिस्तान हार गया और आपको जीत मुबारक हो, और ये तो इस तरह से। और हमारे यहाँ फिर लोग हैं जो कहते हैं इसराइल को तस्लीम कर लो, सर पे बिठा लो अपने इसराइल को। जोहला की जो एक महराज होती है ना, उसके ऊपर पहुँचे हुए बहुत सारे लोग हैं। बहरहाल तो खैर, आतिफ असलम का मैं बता रहा था कि उसने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर जो पोस्ट की फ़लस्तीनियों की हिमायत में, तो उसने कहा कि भाई हज़ारों मासूम फ़लस्तीनी अवाम की जानों का जो ज़िया है उसका मुझे बहुत दुख है, और इस मुश्किल वक्त में आए मिलकर हमें साथ खड़ा होना चाहिए, अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए। और उसके बाद जो तनकीद होना शुरू हुई है उस पर भारतीय मद्दाहों ने उस पर उसको अनफॉलो भी किया, कुछ एक दो कमेंट्स मैंने भी जाके नीचे पढ़े, वहाँ पर लिखा हुआ था कि बहुत अच्छा किया हमने, हम तुम्हारे बहुत फैन थे, तुम्हें बाहर निकाल दिया, तुम्हें वापस तुम्हारे मुल्क भेज दिया, बहुत अच्छा किया। और इस किस्म के बड़े कमेंट्स थे जो नीचे बड़ी जबरदस्त नेगेटिव किस्म की जो एक नेगेटिविटी थी वो आ रही थी। और अच्छा है, टाइम टू अनफॉलो यू, और बहुत अच्छा किया हमने आपको घर से, ये जो अंदर हलाजत होती है ना इंसान के, ये निकलती है, वो रहती है सिर्फ और सिर्फ ये चीज ऐसा ही है। और आपको एक और खबर भी हम दे दें कि अक़वाम मुत्तहिदा की इसी हवाले से जो एक करारदाद थी जो रूस ने पेश की थी, और वो ये थी कि इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी हो जाए फौरन, और वो जो है उसको नाकाम बना दिया। इंसानी बुनियादों पर कहाँ, इंसानी हुकूक की बुनियादों पर। इंसान तो इस जंग में इन्वॉल्व ही नहीं है। हाँ, ये बात एक तरफ है आला और अरफा मखलूक, और एक तरफ है कीड़े मकोड़े। बिल्कुल ऐसा ही है, उनकी जंग हो रही है। इंसान तो अगर समझ रहे होते तो आज तक पता नहीं क्या किया होता, हम लोगों ने सब कुछ कर लिया होता, जंग बंद करवा ली होती। तो बहरहाल फिर क्या हुआ, तो उसकी करारदाद का यही हुआ, जो अंजाम होना था वो रूस ने पेश की हुई थी, और रूस की तरफ से जो गज़ा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की करारदाद थी वो नाकाम हो गई, और उसको नाकाम बनाने में जो है वो 9 वोट दरकार थे, लेकिन हिमायत में सिर्फ 5 वोट मिले। अच्छा, तो जब बाकी यहाँ पर जिसने भी अब कार्रवाई डाली है कि वो नाकाम हो जाए, तो वो भी फिर पता चल जाएगा कौन कौन से ममालिक है। लेकिन ये है कि 4 ममालिक ने मुखालफत की, 6 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। हाँ, और दफा करो भाई, क्या जरूरत है, लोग मर रहे हैं तो मरने दो, बच्चों के गले कट रहे हैं तो कटने दो भाई, क्या फर्क पड़ता है।
तो ये सूरत हाल है। ये भी कल इसकी बहरहाल पाकिस्तान ने वो इमदाद का ऐलान कर दिया है, ये अच्छी खबर आई है। और जो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तर्जुमान है उनके मुताबिक गज़ा में इसराइली जहरियत और मुजाहरे के पेश नज़र जो मज़लूम फ़लस्तीनी भाई हैं उनको इमदाद की फ़ौरी ज़रूरत है और हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर इमदाद रवाना करने का फ़ैसला किया है। और जो फ़लस्तीनी हिलाल अहमर सोसाइटी है, फिर उसके अलावा जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो मुतल्लिक़ा एजेंसियाँ हैं, हमसर और बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस के साथ राब्ते में हैं, और जो सामान की जो तरसील है बेसिकली वो एक इशू है, उसको किस तरीके से करना है, क्योंकि वो जो एक तो इजिप्ट वाला बॉर्डर था वो तो उन्होंने बंद करके रखा हुआ है, ब्लॉकेड है उस पूरे इलाके का, वहाँ पर ना बिजली है, ना पानी है, ना कोई और फैसिलिटी है। तो अब वहाँ पर किस तरीके से वो इमदाद पहुँचेगी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त है, क्योंकि वो कोई इतने नेक तो है नहीं कि वो ये कहें कि ठीक है हम मार रहे हैं और आप लोग इमदाद पहुंचाएं। उन्होंने तो अब पूरा ब्लॉकेट किया हुआ है और लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर। इवन जो इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले लोग हैं वो फंसे हुए हैं, डॉक्टर्स जख्मी हो रहे हैं, सहाफ़ी मर रहे हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर तो हालात बहुत ही तशवीशनाक है। और खैर बहरहाल क्या हो सकता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कल एक और वाकया हुआ। देखिए अब कल कल वाकया हमने आपको बताया था कि जिसमें एक 73 साला शख्स ने, बूढ़े आदमी ने बच्चे को और उसकी माँ को छुरे मारे और बच्चे की तो खैर जान चली गई, अल्लाह को प्यारा हो गया, और माँ जो है उसकी वो जख्मी है, बच गई। बहरहाल उसको जो है वो लोग ये कहते हैं कि हेट क्राइम है। ठीक है, हेट क्राइम है, जाहिर है, ठीक है, वो तो हमें भी नजर आ रहा है हेट क्राइम है, हम नहीं उससे डिसएग्री करते। लेकिन वैसा ही एक वाकया और हुआ फ्रांस में, और वहाँ पर एक मुसलमान ने जो है वो किसी के साथ इस किस्म का मामला किया और उसको उन्होंने कहा मुस्लिम टेररिस्ट। हाँ, तो ये सूरत हाल है कि एक ही जैसे वाकयात हैं, और हो सकता है हेट मुसलमान भी नफरत कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल जो उनके साथ हो रहा है तो वो भी पलट के कहीं ना कहीं तो किसी न किसी तरीके से जवाब देंगे। लेकिन वहां पर जो है वो हेट क्राइम है अमेरिका में, क्योंकि जरा दिमागी तवाज़ुन उस शख्स का ठीक नहीं था, नफरत में ज्यादा ही मुब्तला था वगैरह वगैरह, और वहां पर जो मुसलमान ने किया वो मुस्लिम टेररिस्ट है। तो ये भी हमने सोचा कि आपको बताएं। ये इसी तरीके से होता है, यही है डबल स्टैंडर्ड्स, यही है दुनिया की, जिसको वो कहते हैं ना कि आंखें बंद करके आप बस सोचे भी मत। अगर आपके मुखालिफ के साथ कुछ हो रहा है या अगर आपका कोई एजेंडा मुतासिर हो रहा है, आप कह रहे हैं कि बस दफ़ा करो, लोग मरते हैं तो मरते रहें, बिल्कुल बच्चों के सर कटते, मतलब उस बच्चे का, मैं तो उस बच्चे के ऊपर हमला करने वाले शख्स को पता नहीं होगा, उसको तो पता ही नहीं था, वो 6 साल का छोटा बच्चा, उसको क्या पता कि क्या हो रहा है दुनिया में। अभी तो उसने जीना ही शुरू किया था, अभी तो जिंदगी के बारे में नहीं सोचा था उसने कि मैं कौन हूँ, क्या बनूंगा बड़ा होके। और मतलब अजीब हमारी इतनी नफरत है, हम मतलब समझ में नहीं आता कि कैसे लोग किसी को इतनी तकलीफ पहुंचा सकते हैं। हमसे तो कॉकरोच नहीं मरते, हम तो कीड़े मकोड़े नहीं मारते हुए 100 दफा अल्लाह के कहर से डर जाते हैं कि भाई चलो ऐसे निकाल दो उसको जिंदा। तो लोग यहाँ पे इंसानों को ऐसे मार देते हैं, और वो भी इतने छोटे छोटे बच्चे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बस अब क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, अल्लाह से दुआ कर सकते हैं और रहम की अपील कर सकते हैं। दुआ तो ठीक है, दुआ एक एस्पेक्ट है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआएं तो की, लेकिन उसके साथ प्रैक्टिकल काम भी तो किया ना। बदर भी तो हुआ, ओहद भी तो हुआ, वो प्रैक्टिकलिटी कहाँ है? जब वो हम बात करते हैं कि मिसाके मदीना हुई या सुलह हुदैबिया हुई, ये सब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस थी ना। जब सुलह करने की, बैठने की बात होती है तो वो भी करते हैं, जब लड़ने की बात है तो वो भी करें। तो आप अगर सिर्फ और सिर्फ बैठ जाएंगे और ये सोचेंगे कि सिर्फ और सिर्फ दुआ से हर चीज़ हो जाएगी, तो ये मेरा मानना ऐसा नहीं है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता भाई। प्रैक्टिकल आपको काम करने पड़ते हैं, तो प्रैक्टिकलिटी नहीं है तो बस फिर कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे बड़ा इशू ये। ठीक है जी, और बताएं क्या खबरों में क्या है? और फुटबॉलर की भी कोई कहानी सामने आई है। फुटबॉलर ये है बेसिकली कि इसी हवाले से आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर है करीम बेंजीमा। उन्होंने भी फ़लस्तीन के हक में वो भी बोल पड़े हैं, और आलमी शोहरत याफ्ता जो फुटबॉलर है करीम बेंजीमा, उन्होंने भी इसराइल की जानिब से गज़ा में जो उठाए जाने वाले मज़ालिम हैं और बर्बरियत है उसके खिलाफ आवाज़ उठा दी है। समाजी राब्ते की जो वेबसाइट थी एक्स, उस पर जारी करदा ट्वीट में उन्होंने फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार हमदर्दी किया। उन्होंने लिखा कि हमारी तमाम दुआएं जो हैं वो गज़ा के उन शहरियों के लिए हैं जो एक बार फिर हमलों का निशाना बन रहे हैं और जो गैर कानूनी चीज़ है ये। अच्छा, अब एक चीज़ ये देखें कि इन्होंने जो बात की बड़ी इम्पोर्टेंट, कि एक मरतबा फिर हमले का निशाना बन रहा है।
कितनी मर्तबा ऐसा हुआ है बिल्कुल कि ये लोग हमलों का निशाना बने। कितने, मैं तो हैरान हूँ, कितने तो सीज फायर मुआहिदे होंगे जी, हर थोड़े दिन के बाद सीज फायर मुआहिदा हो जाता है, कोई खबर आती है, खास तौर पर ईद का मौका हो या रमजान हो, आपको इस तरह की खबरें हम अपने प्रोग्राम में दे रहे होते हैं कि भाई ये मामला है। और मस्जिद अक्सा पर हमले होते हैं जब वो ईद की नमाज अदा कर रहे होते हैं, मतलब वहां पर कौन सा ऐसा असलहा रख के वो बैठे हैं, सजदा ही कर रहे हैं ना, तो सजदे में कौन सा असलहा उन्होंने उठाया हुआ है, लेकिन इनोसेंट वर्शिपर्स पर और जो पीसफुल एक तरह से लोग हैं उन पर वो ये सिलसिला चलता रहता है। तो क्या लिखते हैं जी करीम बेंज़िमा साहब? करीम बेंज़िमा साहब ने मजीद जो है वो लिखा है कि गजा पर की जाने वाली बमबारी में ये भी नहीं देखा जा रहा कि उनमें औरतें हैं या बच्चे शामिल हैं, बस अंधाधुंध बमबारी जो है वो ब्लैंकेट है, इसको मारो ना, बस मारो, बस खत्म करो। बिल्कुल। और ये भी है कि ख्याल रहे कि गजा में इंसानी बहरान इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया है और इसराइली हमलों में अब तक शहीद होने वालों की तादाद के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं जी, 2800 के करीब हो चुके हैं, जिसमें 1000 बच्चे भी शामिल हैं। अच्छा, अब अगर थोड़ा सा एक कंपैरिजन मैं आपको दूं ज़रा इसराइली फ़ौज का, हम देखते हैं ना वो जो तस्वीर आती हैं कि इसराइल की फ़ौज है और इसराइल की फ़ौज के सामने मुकाबला करने वाले कौन हैं? जवान बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं जिनके हाथों में पत्थर है। अब उन पत्थर वाले लोगों का मुकाबला किससे है? दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौजों में से एक है इसराइल की फ़ौज। उसके कुछ स्टेटिस्टिक्स मैं ज़रा आपको दे दूं, उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि ये क्या है। जो एक्टिव फ़ौजी हैं इस वक्त इसराइल के पास, वो हैं कोई तकरीबन 1,70,000 के करीब एक्टिव फ़ौजी हैं, और जो रिज़र्व फ़ौजी हैं वो तकरीबन 4.5 लाख के करीब हैं। इतनी उनकी ग्राउंड फोर्स है, लड़ने वाले फ़ौजी। 2200 से ज़्यादा उनके पास टैंक्स हैं, आर्टिलरी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद एयर पावर जो है 300, तकरीबन 350 के करीब उनके पास जो है वो कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट्स हैं जिससे वो जब चाहें हमला कर सकते हैं। नेवल पावर उनकी ऐसी है, सबमरीन्स भी उनके पास हैं 5 के करीब, 49 उनके पास जो है वो जो बहरी जहाज़ होते हैं वो हैं। अच्छा, फिर आयरन डोम का सिस्टम जो उन्होंने बनाया हुआ है कि जिससे वो मिसाइल्स जो उनकी तरफ आते हैं उनको अपनी तरफ आने से रोकते हैं और उनको हवा में ही तबाह कर देते हैं। ये एक दुनिया का सोफिस्टिकेटेड तरीन सिस्टम है जो इन्होंने बनाया हुआ है। बेचारे मजलूम जो इजरायली है ना, तो इन्होंने अमेरिका की मदद नहीं की थी जब वो इधर आने की कोशिश कर रहे थे? अमेरिका की बहुत, मैं या ये अगर इतने ताकतवर हैं, वो ठीक है, स्टैटिस्टिक्स तो मेक देम अपीयर एज द मोस्ट माइटी, लेकिन जीत के दिखाएं ना, फिर अब जीतें, फिर अब करें मुकाबला। तो टेंशन तो पड़ी हुई है, खैर 12 लोगों को। जीत तो अफगानिस्तान में अमेरिका को, रूस को, किसी को नहीं मिली। तो जहाँ जज्बे होते हैं वहाँ सामने वाला नहीं जीत। और जज्बे सिर्फ तब होते हैं जब प्रिंसिपल होता है, कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन ना हो। और प्रिंसिपल यहाँ पर सिर्फ ये है कि इनसे झूठ बोला गया, इनसे दुनिया झूठ बोलती रही, इनसे 75 साल तक सारे झूठ बोलते रहे, लारे लगाते रहे। ट्रक की बत्ती जिसको कहते हैं ना, वो ट्रक की बत्ती के पीछे फलस्तीनियों को लगाया हुआ था कि हम कर रहे हैं जी, हम कर रहे हैं, आपका हल निकाल रहे हैं, हम यूनाइटेड नेशंस में गए, OIC में गए, ये सारी ट्रक की बत्तियां थी। पर कैपिटा स्पेंडिंग जो फौजियों पर होती है, दूसरे नंबर पर इजराइल है दुनिया में। पहले नंबर पर कतर की स्पेंडिंग आती है, दूसरे नंबर पर इजराइल की स्पेंडिंग है, विच इज़ अराउंड $2,500 जो कि खर्च होता है। अच्छा, अब इजराइल जो है वो असलहा बनाता भी है। इसराइल से असलहा खरीदने वाले जो ममालिक है ना, उसमें सर फहरिस्त कौन है? अमेरिका जी नहीं, फ्रांस जी नहीं, इंडिया। हमारे पड़ोसी इंडिया का नाम आता है, सबसे टॉप पर है जो इसराइल से खरीदता है। और दूसरे नंबर पर दूसरा पड़ोसी है? दूसरा पड़ोसी भी तो है। कौन? ईरान। 2018 से 2022 तक चाइना। क्या तजस्सुस डाल दिया? अफगानिस्तान, आज़रबाईजान, सॉरी आज़रबाईजान। अच्छा, वो तो हमारा पड़ोसी नहीं, थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा। $1,197 मिलियन के असलहा को ख़रीदा इन 4 सालों में, 18 से 22 तक भारत ने इजराइल से, और आज़रबाईजान ने $295 मिलियन का ख़रीदा। फिर उसके अलावा US जो है उसने भी $217 मिलियन के असलहा ख़रीदा है। और US जो है वो तो खैर बहुत ज़्यादा फंडिंग भी देता है इजराइल को, शदीद फंडिंग देता है उसको। और कुछ $3.8 अरब की सालाना फ़ौजी इमदाद जो है वो जाती है अमेरिका से इजराइल की तरफ। जो वर्ल्ड वॉर 2 से अगर हम मवाजना करें, उस वक्त से लेके अब तक अमेरिका ने जिस मुल्क को सबसे ज़्यादा इमदाद दी है इसराइल, वो ये है इजराइल। वर्ल्ड वॉर 2 से, उस वक्त से। और इतनी ये इसके मतलब नंबर्स हैं, वो तो खैर आपने बता दिए कि कितने $बिलियन जो है वो उन्होंने दिए हैं। लेकिन ये कि पिछले 7 सालों में कोई $120 अरब की फौजी इमदाद अमेरिका की तरफ से दी गई है। ये है अमेरिका। बिल्कुल।
चलो भाई क्या हो सकता है, कभी कभी तो आपको बिल्कुल अल्फाज ही चले जाते हैं। और ये कहते हैं कि जी ये हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को डिफेंड करना है ना, डिफेंड करना है। बिल्कुल, चारों पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं, तो वो अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे, तो उन्हें $2 अरब ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। है ये भाई, बिल्कुल बिल्कुल ओके, बिल्कुल ये है दुनिया, ऐसी है। और दुनिया बड़ी खतरनाक जगह हो गई है अब तो। जैसे आप सोचते हैं बैठ के, तो कभी कभी आपको लगता है कि लोग सही के लिए भी नहीं खड़े होते, लोग सच के लिए भी नहीं खड़े होते। और उसकी अमेरिका के सदर की मैं एक डिस्कशन सुन रहा था, बाइडन की उसने, उससे किसी ने पूछा कि भाई ये जो क्राइसिस है इसका क्या हाल है, कह रहा है आई कैन नॉट हियर यू। दोबारा पूछा, कहता है आई एम सॉरी व्हाटएवर यू आर सेइंग आई कैन नॉट हियर यू। हाँ, तो दे कैन नॉट हियर, बिल्कुल बिल्कुल दे कैन नॉट हियर, उनके कानों पे जू ही नहीं रही थी। खैर बहरहाल कुछ मसाइल हमारे अपने घर में भी है, नाजरीन उसके वाले से भी बात कर ले। 40 रुपए कम हो गया, आप कह रहे हैं मसाइल है। सलूट किया करें, फिर ये बात किया करें, आप तो सलूट करेंगे, बैठ के कर रहे हैं वैसे आप। हाँ तो ठीक है ना, अभी बैठे हुए ना, हुकूमत ने अगर 40 रुपए कम किए हैं, ये खुशी की खबर है, शदीद खुशी की खबर है। और वाकई ये अब होता था ना कि 30 रुपए बढ़ा दिए और 5 रुपए कम कर दिए, ये क्या बात हुई, 30 रुपए बढ़ा दिए और 8 रुपए कम कर दिए, ये क्या बात हुई, तो अब भाई 40 रुपए कम, प्रॉपर कमी हुई है, प्रॉपर कमी हुई है, बिल्कुल। बस ये नजर आनी चाहिए। और इसके हवाले से एक और चीज़ जो है, कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें कि कहा ये लिखा हुआ था, और बड़ा वो मोतबर जरीदे का आर्टिकल था, और उसमें कहा कि पाकिस्तान की कितनी स्पेंडिंग होती है, मतलब ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह, 3 ट्रिलियन की जो है तकरीबन हमारी सालाना स्पेंडिंग, मेरा ख्याल है सालाना का उसमें लिखा हुआ था, 3 ट्रिलियन पाकिस्तान जो है वो लगाता है इन सब लोगों की चेक कर लें, इधर उधर कोई फिगर दे देंगे, फिर आपकी क्लिप बन के आ जाएगी मार्केट में, ये देखो गलत खबर दे दी। नहीं, डॉन का आर्टिकल था, और बिल्कुल डॉन का आर्टिकल था, लिखने वाले भी बड़े मोतबर शख्स थे, और 3 ट्रिलियन के हवाले से उन्होंने फिगर दिया हुआ था कि इतनी हमारी गवर्नमेंट की वहाँ पर स्पेंडिंग, और ये सारे ब्यूरोक्रेसी और इनकी तनख्वाहें, पेंशन हर चीज आती है। और इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है कि फिर भी हमें एहसास नहीं हो रहा, जबकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास यूनिवर्सिटियों को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, टीचर्स को। पाकिस्तान's annual expenditure on public servants is over PKR 3 ट्रिलियन। हाँ है ना, देखो तो लग गई ना, दिल को भी लग गई, तो ये फिगर दिमाग में चस्पा हो गया मेरे, बिल्कुल वो ऐसे लग गई मुझे कि वो बस निकाल नहीं सकी मैं इसको दिमाग से। और दूसरी तरफ हम देखते हैं PIA खसारे में, रेलवे खसारे में, कोई ऐसा हमारा महकमा नहीं है जो कि मुनाफा बख्श हो, या कोई ऐसा महकमा ऐसा नहीं है जो कि अपनी सर्विस डिलीवरी से ऐसा हो कि लोग कहें कि यार वाकई पैसे ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, तो काम भी शानदार कर रहे हैं। और इसी हवाले से हम आपको ये भी बताएं कि सियासतदान टोटल जो है ना वो 8 बिलियन है, तो 8 ट्रिलियन है, सॉरी 8 ट्रिलियन है, टोटल 8 ट्रिलियन का फिगर है ये, जो एक साल में हम खर्च करते हैं। अंदाजा लगाएं आप, अंदाजा लगाएं, और यानी कि 8 खरब रुपए जी, ना अरब बल्कि खरब रुपए, और उसके बावजूद सैलरी जो है वो 3 ट्रिलियन में आती है। हाँ, और जो हम नारे लगाते हैं कि भाई हम ऑस्टेरिटी वगैरह वगैरह, कुछ लोग करके गए, कुछ लोग नहीं कर रहे। अरे वो वीडियो देखें, उसकी क्या जबरदस्त वीडियो आई है, ऑस्टेरिटी की बता रही हूं, उन्होंने बचत ही की है। वैसे अगर आप इसको उस पैराए में देखेंगे तो उन्होंने बचत की है। देखिए वो हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, तो क्या हो गया बताती हूँ, क्या हो गया अगर वो अपने साथ बच्चों को ले गए, लोग नाज़रीन इस पे बड़ा एतराज कर रहे हैं, बच्चों को अलग हेलीकॉप्टर में भिजवाते तो मसला होता। और क्या, तो उन्होंने कहा साथ ही सैर हो जाएगी। भाई खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब हैं, उनकी एक वीडियो जबरदस्त वायरल है, भाई अहले खाना चल रहे हैं, हवाएं चल रही है, वो पर चल रहा है हेलीकॉप्टर का, मज़ेदार वीडियो है। और गवर्नर साहब जो है वो उनके अपने रिश्तेदार और पार्टी के कारकुन वगैरह जो है उनके साथ सरकारी हेलीकॉप्टर में सवात का दौरा कर रहे हैं। अच्छा, आप जराए के मुताबिक गवर्नर सरकारी जो है हेलीकॉप्टर में अपने 2 पोतों और 2 ताजर को सवात लेकर गए थे, और सवात से वापसी पर गवर्नर साहब के साथ पार्टी के कारकुनान और उनके जो 2 बच्चे हैं वो भी पेशावर गए थे, तो वापस भी आएंगे, बच्चे छोड़ के तो नहीं आ सकते वो। अच्छा, चंद हफ्ते कबल जो है वो दौरा बाजौड़ की भी इसी तरह की एक वीडियो सामने आई थी। गवर्नर साहब वो अपने रिश्तेदारों और बच्चों शच्चों को लेके जो है वो आखिर वो इस मुल्क के बाजौड़ गए थे, मसाइल हैं उनको हल करने के लिए कहीं जा रहे हैं, और अपनी नौजवान नस्ल, आने वाली जो पौध है, जो पीढ़ी है, उसको लेकर जा रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें बताऊं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है लोगों तो को? उन्होंने ये कहा नहीं ना कि मैं उनको दिखा रहा था, बता रहा था, सिखा रहा था। उन्होंने ये कहा कि गवर्नर साहब ने, गुलाम अली साहब ने, उन्होंने बताया कि भाई बच्चों की छुट्टियां थी तो उनको भी साथ ले आया हेलीकॉप्टर में। छुट्टियों में ही सिखाया जाता है ना, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी छुट्टियों में की जाती है। चलो तो बस फिर ये स्कूल होता तो फिर स्कूल का खर्च होता उनके। हाँ ये भी है, स्कूल नहीं था, उन्होंने कहा बेटा मसाइल हल करने जा रहे हैं, तुम भी चलो। तो भाई ये सारा सरकारी सिलसिला जो है वो उनका हेलीकॉप्टर के साथ चलता रहा। और माजी में सूबे के जो 2 हेलीकॉप्टर्स हैं उनके गैर कानूनी इस्तेमाल के बिल पर दस्तखत करने से इन्होंने इनकार कर दिया था। तो ये सूरत हाल है। ये आखिरी लाइन इंपॉर्टेंट थी नाज़रीन, इसको आप नीचे ना पोस्ट। अब इनको सजा क्या देनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, इस तरह के लोगों को सजा क्या मिलती है।
होती है। देखो मैं बताता हूँ, कराची की जो अदालत है ना, उसने पुलिस अफसरों को सजा दी है। माइंड कर जाएंगे गवर्नर साहब। मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक को हथकड़ी लगाई है, दूसरे से झाड़ू लगवाई है जी। एक जुडिशल अदालत है कराची की, वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। एक बावर्दी पुलिस अफसर है, उसमें आप देखें वो अदालत में झाड़ू लगा रहा है, जबकि दूसरा जो पुलिस अफसर है उसको लगी हुई है हथकड़ी। सुरजानी टाउन पुलिस के मुताबिक ये वाकया है और उसमें बेसिकली अदालत में पेशी से मुंसलिक ये वाकया है। तो सुरजानी टाउन का जो शोबा तफ्तीश है उसके इंचार्ज सब इंस्पेक्टर तारिक वो अदालत में पेश हुए और अदालती SOPs की खिलाफ वर्जी उन्होंने की। तो उसके इल्ज़ाम में उनको 2 रोज़ की कैद की सज़ा सुनाने के अलावा जो SIO थी उसको हथकड़ी लगाया और अदालत से रवाना किया और चक्कर लगवाया उसको। ये तो बाकायदा झाड़ू दे रहे हैं। जी, बाकायदा क्या, हल्की सी झाड़ू दे रहे हैं बस, मतलब बाकायदा ही हो गई, झाड़ू उठाना ही हमारे यहाँ तो क्या बड़ा समझा जाता है कि इज्जत। सोहेल अहमद साहब थे, उनको गिरफ्तार करके 7 दिन की सजा सुनाई गई और पुलिस अफसर से अदालत में झाड़ू लगवाई गई और जमानत भी नहीं दी गई। तो ये 7 दिन बाद रिहा हुए और दूसरे जो सब इंस्पेक्टर थे उनको हथकड़ी लगाई और 7 दिन के लिए जेल में उनको कैद की सजा दी गई। तो ये इस तरह से होता है। तो ये कौन करेगा? को क्या होगा, भूल जाएंगे थोड़े दिन में, 1 मिनट में नहीं भूल तो जाएंगे, लेकिन ये है कि गवर्नर साहब के साथ ये कौन करेगा? नहीं, गवर्नर साहब के साथ कोई नहीं कर सकता। आपने कहा ना कि गवर्नर साहब को अगर किसी तरह की चीजों में सजाएं होंगी ना, भाई बच्चा ले गए अपना, चलो यूं कर लो, इसको साफ कर लो, ऐसे इस तरह की चीजें होती है। ये वाली अलामती सजाएं होती हैं। हाँ, अलामती होती है और ऐसी ही होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो एक शख्स को 30 सेकंड की भी सजा मिली थी। ऐसा ही है, 30 सेकंड खड़े हो जाओ, लिखने पे खड़े हो जाओ 30 सेकंड, सजा थी भाई वो, वाकई ये है। तो ऐसी भी सजाएं होती है भाई। बहरहाल छोड़ो सजा, छोड़ दो सजाओं को, रहने दो, अब ब्रेक ले लेते हैं वरना हमें कोई सजा हो जाएगी। हमें एक ब्रेक के बाद जाना है या ब्रेक से पहले? बहुत सारी बातें ब्रेक के बाद करनी है, हमें बहुत कुछ करना है हमें ब्रेक के बाद। 1.5 घंटा है अभी प्रोग्राम में। ऐसा ही तो ब्रेक लेके आए जाए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब आपको थोड़ा सा अमेरिका की तरफ लेकर चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर जिस बच्चे और उसकी माँ पर एक हेट क्राइम के जिसको हम कहते हैं कि रिजल्ट में कातिलाना हमला हुआ जिसमें उस बच्चे की जान चली गई। और अब उस केस के बारे में मजीद जानते हैं कि कहाँ तक वो पहुँचा और क्या इसकी सूरत हाल है। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा अमेरिका से सोबिया चीमा साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सोबिया, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस केस के बारे में, आपके पास क्या तफसीलात हैं लेटेस्ट? जी बिल्कुल, अमरीकी रियासत इलिनॉय के शहर शिकागो का नवाही इलाका है प्लेन फील्ड, जहां पर एक 6 साला मासूम फ़लस्तीनी मुसलमान बच्चे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है और इस हमले में जो है इस बच्चे की मां को भी बुरी तरह जख्मी किया गया है। प्लेन फील्ड का जो विल काउंटी में एक पुलिस ऑफिस है, उनके बयान के मुताबिक उन्हें इतवार की सुबह जो है वो एक खातून की कॉल मौसूल हुई है और इस खातून का ये कहना था कि उस पर और उसके बच्चे पर उनके मालिक मकान ने छुरियों से हमला कर दिया और ख़ुद को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को एक बाथरूम में बंद कर दिया हुआ है। और ताहम वो खातून जो है वो हमलावर से लड़ती रही हैं और पुलिस जब फौरी तौर पर जाए वारदात पर पहुंची तो वहां पर उन्होंने 71 साला जोसेफ जोबा नामी शख्स को हिरासत में लिया और मार बच्चे को जख्मी हालत में फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, मगर बच्चा जो था वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जहाँ बहक हो गया। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि मासूम बच्चे के 6 साला मासूम बच्चे के बाजू, सीने और पेट पर जो है वो तेज़ धार चाकू से 26 वार किए गए थे। पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम ने अपने बयान में ये कहा है कि उसने जो है वो इस ख़ानदान पर हमला इसलिए किया है क्योंकि हमास और इसराइल के दरमियान जो हालिया लड़ाई जारी है उसके पेश नज़र उसने इस ख़ानदान पर हमला किया, महज इसलिए क्योंकि एक फ़लस्तीन मुसलमान ख़ानदान था। पुलिस ने जो है वो इस बच्चे और माँ की जो है वो शनाख्त जाहिर नहीं की है, मगर अमेरिका के जो इस्लामी काउंसिल है उसका शिकागो ऑफिस, उसने जो है वो इतवार के रोज़ एक ब्रीफिंग दी है और इस ब्रीफिंग में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अहमद जुहाब, उन्होंने ये कहा कि इस मासूम बच्चे का नाम जो है वो वादिया अल्फ्यू में था जो कि अमेरिका में ही पैदा हुआ था, जबकि इसकी माँ जो है वो 32 साला खातून है और उनका नाम है हनान शाहीन जो कि फ़लस्तीन के इलाके बतूनिया से ताल्लुक़ रखती थी और वो 12 साल पहले ही अमेरिका मुंतकिल हुई थी। इसके अलावा मैं ये भी बताऊँ कि जो मासूम 6 साला वादिया था उसने कुछ दिन पहले ही अपनी सालगिरह मनाई थी और वो अपने दोस्तों और ख़ानदान के दीगर अफराद से बहुत मोहब्बत करता था। उसे बास्केटबॉल खेलना और जो है फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था।
मैं आपको ये भी बताऊं कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अहमद ज़ुहाब, उन्होंने ये अपने ब्रीफिंग में ये बात भी कही कि उनकी जो वालदा हैं, बच्चे की वालदा हैं, उसके ख़ानदान के कुछ एहलकारों जो उनके दीगर अफराद हैं, उन्होंने कुछ टेक्स्ट मैसेजेस उनको दिखाए हैं जिसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफरत अंगेज़ बयान और जो बड़ी सख्त किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं इस्लामी काउंसिल के, उन्होंने इसे एक डरावना ख्वाब कहा है और उन्होंने कहा है कि 9/11 के बाद जो अमेरिका में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफरत अंगेज़ फ़िज़ा कायम की गई थी, उस तरह की फ़िज़ा को दोबारा पैदा करना एक गलती होगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी इस वाक़े की मज़म्मत की है और उन्होंने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया है और इस बयान में उन्होंने ये कहा है कि एक बच्चे के बेईमाना कत्ल और उसकी वालदा को कत्ल करने की कोशिश से वो परेशान हैं। उन्होंने मुतासरा ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया और अपने बयान में मज़ीद ये भी कहा कि एक फ़लस्तीनी अमरीकी ख़ानदान के ख़िलाफ़ ऐसे नफ़रत अंगेज़ अमल की अमरीका में कोई जगह नहीं है। और उन्होंने कहा कि बतौर अमरीकी हमें हर किस्म की नफ़रत के ख़िलाफ़ इकट्ठा होना है और इस्लामोफोबिया को रद्द करना है। बहरहाल जो है वो मुकामी पुलिस ने जोसेफ जोबा नामी इस सफाक शख्स को जो है वो हिरासत में ले लिया हुआ है और उस पर नफ़रत अंगेज़ी फैलाने और कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और इसके अलावा जो दीगर अदालती कार्रवाई है उसका आगाज भी किया जा चुका है। बहुत शुक्रिया सोबिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। पाकिस्तानी सियासत में हलचल हर तरफ नज़र आ रही है। एक तरफ फर्रुख हबीब साहब इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमतें 40 रुपये कम हो चुकी हैं, डॉलर जो है उसके मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया तगड़ा होता जा रहा है और निगरान हुकूमत जो है वो कारकर्दगी बड़ी अच्छी दिखा रही थी। तीसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब की बस आमद है, उनकी तैयारियां और उनके जलसों वलसों की बिल्कुल भरपूर तरीके से तैयारियां चल रही हैं। अब इसी हवाले से हम बात करेंगे पाकिस्तान के सियासतदान और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि अगला आपका दिल, जहांगीर तरीन साहब का दिल, अलीम खान साहब का दिल किस रहनुमा को मांग रहा है, किसको कौन चाहिए आपको अगला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अभी बहुत लंबी फहरिस्त है और मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के वापस आने के बाद और पाकिस्तान की सियासत के पर्दा स्क्रीन पे जो अनसर्टेनिटी और जो गैर यकीनी कैफियत है और सूरत हाल है, उसके छटने के बाद आपको अभी कम से कम 150-200 कौमी लेवल के और सूबाई लेवल के लीडर, साबिक MNAs, MPAs और सूबाई और ज़िली ओहदेदार आपको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे और इंशाल्लाह पंजाब के अंदर ख़ुसूसन और भी एक वाइटल रोल होगा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का अगली हुकूमत बनाने, तोड़ने और पार्लिमानी जोड़ तोड़ में इंशाल्लाह। और एक मैंने प्रेडिक्शन आज से 10-12 दिन पहले की थी जो बड़ी, ये तो आपने बड़ी डिप्लोमेटिक सी स्टेटमेंट दी है ना, ये बताएं। प्रेडिक्शन बताएं। हाँ जी सर, प्रेडिक्शन बताएं। सॉरी दोबारा बता दें। और इनकलाबी सी एक वर्डिक्ट दे दूं जो आज से 10-12 दिन पहले दी थी, बड़ी वायरल हुई थी और दोबारा बता देता हूं। पंजाब के अंदर इलेक्शन के बाद पंजाब असम्बली की पार्लिमानी सियासत, पंजाब असम्बली की हुकूमत साजी IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इर्द गिर्द घूमेगी। बस अब बताओ, इसको भी आप डिप्लोमेटिक होंगे? वो तो और पंजाब जो है वो किंग्स पार्टी नहीं बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है। लेकिन IPP के जहन में जो भी आपके सारे सीनियर रहनुमा आपके साथ बैठते हैं पार्टी में, वो होता है ना PSL की टीमें सिलेक्ट हो रही हैं सर, समझे आप इसको, एक PSL चलने वाला है, तो कौन सी टीम, मतलब PTI का कौन सा ऐसा शख्स है जो आप कहेंगे यार ये बाबर आजम है, इसको हमारे पास होना चाहिए, ये शाहीन आफरीदी है, ये विकेटें उखाड़ता है, इसको हमारे पास होना चाहिए? वो नाम बताएं PTI के जो आप लोग कहते हैं कि इसको तो लाना ही लाना है, चाहे ऐसे चाहे वैसे। मैं आपको एक चीज बताऊं, PTI के अंदर हर दूसरा जो लीडर था ना वो बाबर आजम था, लेकिन बदकिस्मती से पार्टी के लीडर ने उनको रियासत से टकराव करके, अदारों से टकराव करके, फौज से टकराव करके, ISI से टकराव करके, अदालतों से टकराव करके, मुखालफीन जो सियासी जमातें हैं उनके साथ नफरत और टकराव की इतनी शदीद तरीन पॉलिसी के ऊपर गामजन करके उनकी सलाहियतें ज़ाया कर दी। मैं आपको बड़ी साफ सी बात बताऊं, यही आज मैं आपके प्रोग्राम में एक छोटा सा एनालिसिस रखूंगा। अगर
अप्रैल के महीने में हमारी हुकूमत गई और चेयरमैन तहरीक इंसाफ एक दरमियाने लेवल पे, ना कच्चे राग गाते ना पक्के राग गाते, दरमियाने सुर के राग गाते ना अपोजिशन के, और वो अपना सिलसिला चलाई रखते, तो आप यकीन जाने इस वक्त होली सोली बैलेट पेपर के जरिए से पुरअमन तरीके से हर चीजों को फैसिलिटेट होते हुए वाहिद ऑप्शन जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ ने होना था पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन उन्होंने दिल पे लगा लिया, हालांकि पाकिस्तान 3 दफा नवाज शरीफ साहब उतरे, 2 दफा बेनजीर भुट्टो साहिबा उतरी, यूसुफ गिलानी साहब उतरे, जफरुल्लाह जुबाली साहब उतरे, बड़े बड़े लोग उतरे, लेकिन उन्होंने दिल पे चीज नहीं लगाई और रियासत से और रियासती इदारों से, अदालती इदारों से टकराव की शदीद तरीन पॉलिसी इख्तियार नहीं की। गिरबान पे आके नहीं पड़े ना अदालतों की और ना रियासती इदारों की। तो ये बदकिस्मती थी कि यहाँ पे सैकड़ों बाबर आजम वो इस तहरीक फसाद फिल अर्ज की जनाब वो उसके नजर हो गए। अच्छा, अब ये जितने भी बाबर आजम उस तहरीक के नज़र हुए, अब ये आपके पास जो आ रहे हैं उसके अंदर दो कंसर्न्स हैं मेरे। पहला कंसर्न तो ये है कि जब मिसाल के तौर पे फ़ारूक हबीब साहब आपको ज्वाइन करते हैं तो क्या वो अपना वोट बैंक भी आपके पास लेकर आएंगे? यार बात सुने मंगलवाला साहब, एक बात सुन लें, मैं सारी जिंदगी मेरी पॉलिटिक्स की है, सारी जिंदगी। 6th क्लास में मैं इस्लामी जमीयत तलबा का कारकुन बना था, 9th में मैंने जेल काटी थी, 1st ईयर में मैं इस्लामी जमीयत तलबा गवर्नमेंट कॉलेज का नाजिम था, बड़ी टॉप क्लास की मैंने तलबा पॉलिटिक्स की। आखिरी स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन, फिर यूथ पॉलिटिक्स, पासबान, शबाब मिली, फिर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, सारी जिंदगी इसमें गुजरी है। अपना वोट बैंक शहरों के अंदर 5% से लेकर सिर्फ 10% होता है कैंडिडेट का, बाकी पॉलिटिकल पार्टी का होता है। और फिर पॉलिटिकल पार्टी भी सुन लें, पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टी भी अपने घर से जो है वो पार्टी का चेयरमैन या पार्टी का प्रेसिडेंट जो है ना वोटर लेके नहीं आता। चेयरमैन के घर या उसके बाप दादा का जो है ना वोट नहीं होता, वो एक पार्टी को प्रमोट किया जाता है। शहरों के अंदर 5 से 10% वोट होता है जो ज्यादा से ज्यादा किसी कैंडिडेट है। अच्छा, फिर एक चीज और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के अंदर कुछ इलेक्शन आते हैं जो पार्टी हवा के इलेक्शन होते हैं, कि पार्टी की टिकट जिसके पास होगा, वो 2 पार्टियां मेन होती हैं जिनका आपस में मुकाबला होता है, जिसके पास उसका टिकट होगा। कुछ इलेक्शन होते हैं हवा के नहीं होते, वो पर्सनैलिटीज के होते हैं। 85 का इलेक्शन पर्सनैलिटीज का था, 2002 का इलेक्शन पर्सनैलिटीज का था, लेकिन 2008 का इलेक्शन नून लीग और पीपल्स पार्टी की हवा का था, 2013 का इलेक्शन पीटीआई और नून लीग की हवा का था, 2018 का इलेक्शन भी नून लीग की हवा का था। इस दफा का इलेक्शन आप तसल्ली से सुन लें, मैं आपको अपना पॉलिटिकल तजर्बे की बुनियाद पे बता दूं, इस दफा किसी पार्टी की हवा का इलेक्शन नहीं होगा। क्यों? अब आप अगला सवाल पूछेंगे, इस दफा पर्सनैलिटीज का इलेक्शन होना है। क्यों? ये पीटीआई इस क्राइसिस से गुजर रही है अपनी करतूतों की वजह से, लीडरशिप की करतूतों की वजह से। उसको आजादाना यहाँ पर कोई माहौल ऐसा मिलने नहीं वाला कि वो यहाँ पर कोई बड़ी पॉपुलैरिटी की हवा वाला 2013 और 18 की तरह का इलेक्शन लड़ सके। नून लीग अपनी परफॉर्मेंस की वजह से 35-40 साल की और खुसूसन 1.5 साल की पीडीएम की, उसकी तरफ भी कोई हवा की तरह झुकाव नहीं है जिस तरह पिछले या उससे पिछले इलेक्शन के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी, एक अवामी पॉलिटिकल पार्टी, एक लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे था। अब जो इलेक्शन है वो पर्सनैलिटीज का है, जो पर्सनैलिटीज बरादरी, अजीजदारी, रिश्तेदारी, कराबतदारी, भाग दौड़, मेहनत, जोड़ तोड़ जो सही कर लेगा कैंडिडेट, वो अच्छे तरीके से इलेक्शन कंटेस्ट कर लेगा। तो बाकी ये वोट बैंक शैंक वाली कहानी, अब ये पिछले जो भी तो है ना सर, आवाम भी तो है। पॉपुलैरिटी आपको क्या लगता है कि एक तरफ फारूक हबीब खड़ा हो जाए या फवाद चौधरी साहब खड़े हो जाए मिसाल के तौर पे, ये इनमें से कौन जीतेगा? आवाम किसकी तरफ जाएगी? ये तो फिर इनकी भाग दौड़ पे है ना। शिफा, आप सुनो एक मेरी बात, आप एक होती है सोशल मीडिया की सियासत, एक होती है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। वोट को घर से उठा के लेके आना, मैंने 1985 के अंदर पहला इलेक्शन में एज अ कारकुन जना मैंने अपना जनाब एक रोल प्ले किया था। मैं उस वक्त 9th क्लास में पढ़ता था। आपको यकीन बताऊं, जो सारी जिंदगी इलेक्शन लड़े, स्टूडेंट यूनियन के भी, आपकी लेबर यूनियन के भी, सारे इलेक्शन का पॉलिटिक्स और होती है, वोट को घर से लेके पोलिंग स्टेशन तक लाना उसकी पॉलिटिक्स और होती है। और पिछले 15 साल से जो पाकिस्तान के और दुनिया के अंदर सोशल मीडिया की पॉलिटिक्स आई हुई है वो और चीज होती है। अब देखें, परवेज मुशर्रफ साहब अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनको बड़ी एक जोम आ गया था कि मेरे मिलियंस फॉलोअर्स है पाकिस्तान के अंदर। जनाब वो बड़े छपछपा के साथ पाकिस्तान आए थे कि मैं आल पाकिस्तान। हाँ
हाँ जी जी बिल्कुल, मुक्का लहराया था, याद है सबको, मुक्का लहराया था ना उन्होंने, और वाकई वो ज़ोम था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बात की बात कर रहा हूँ, मुक्का लहराया था वो 12 मई था, वो नहीं। मैं उसके बाद चले गए, जाने के बाद जलावतन हुए, जलावतन के बाद फिर उनको पॉपुलैरिटी का जोम आया कि 2-3 मिलियन मेरे फॉलोअर्स ट्विटर पे हैं, इतने ही फेसबुक पे हैं, इतने इंस्टाग्राम पे हैं। वो बड़े जोम के साथ अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना के पाकिस्तान आए थे, किसी ने मुंह तक नहीं लगाया था, कोई बंदा उनके लिए निकलने को तैयार नहीं था, लेकिन पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पे उनकी सबसे ज्यादा थी। वो भाई सोशल मीडिया और चीज है, जब इलेक्शन की सियासत होती है ना, वोट को निकालना, बरादरियां, धड़े, वोट पॉकेट्स, वो कैंडिडेट्स को पता होता है, वो उन इलेक्टेबल्स को पता होता है, वो ग्रॉस रूट लेवल का वो एक पॉलिटिशियन जो होता है उसको ठीक है। लेकिन फयाज साहब एक और बात बताएं कि जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है आके, तो वो आप लोगों की पार्टी में शामिल होता है, या वो कहता है मैं सियासत छोड़ रहा हूं, या मैं पीटीआई छोड़, ये आमूमी तौर पर ये आम एक लाइनें हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि आईपीपी में बड़े लोग शामिल भी हुए और फिर बाद में आहिस्ता से कल्टी भी हो गए, और उन्होंने कहा नहीं भाई हम तो थे नहीं, हम तो ऐसे ही बैठे थे, खाना खाने गए थे, मिलने गए थे। वो जो आपको याद होगा, अली जैदी साहब, फवाद चौधरी साहब, ये सारे बड़े उधर सरवर तो झुका के ही बैठे थे बहरहाल। लेकिन ये है कि गए और फिर बाद में वो गायब हो गए कि नहीं हम तो सियासत ही नहीं कर रहे, आजाद लड़ेंगे फलाना। तो ये ऐसा क्यों होता है कि आईपीपी में सब आ तो रहे हैं लेकिन फिर आहिस्ता से वो गायब हो जाते हैं? नहीं शिफा, वो सिर्फ 2 बंदों की मिसाल है, उनका गुनाहों का बोझ शायद बहुत ज्यादा था जो उनको जना मजबूर कर रहा था कि वो यहाँ ना रहे, ठीक है ना, तो उनको पता चला नहीं। तो अब वो रहे हैं या नहीं है, वो आपके साथ अब है या नहीं है? नहीं, वो हमारे साथ नहीं है, उनका कोई ताल्लुक नहीं आईपीपी के साथ। उन्होंने अपनी इज्जत पहले भी जितनी बनाई, ठीक है। और ये जो फरूख हबीब साहब के अब जो, हाँ ठीक है ठीक है, और जो फरूख हबीब साहब के वो जो गुनाहों का बोझ है जिस पर वो मुकदमे वगैरह थे, तो वो अब खत्म हो जाएगा, अब वो क्लियर हो जाएंगे? भुगतना सब ने है। सुने, ये एक बड़ा एक कहते हैं ना एंकर दोस्त जितने हैं, तजिया निगार, वो बड़ा टॉन्ट करके ये सवाल पूछते हैं कि हाँ जी जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली क्या उसके गुनाह माफ हो गए। और भाई मेरे पे एक झूठा पर्चा, आखिरी 9 मई का एक पर्चा, उसके अलावा मेरे पे 13 पर्चे इस तहरीक फसाद फिल अर्ज़ पे जाना 1.5 सालों में हुए। 9 मई का झूठा पर्चा, एब्सोल्युटली झूठा पर्चा। मैंने जनाब आज से 10 दिन पहले मेरी जमानत हुई है, 4.5 महीने सुबह हर हफ्ते उठ के जनाब मैं पेशी भुगतता था, जनाब हमने सारा कुछ भुगता, और अभी सिर्फ जमानत हुई है, कोई केस से फारिग भी नहीं हुआ। तो जो लोग जितने जिनकी ऑडियो, वीडियो, फोटो, जियो फेंसिंग और सीडीआर, इसके जरिए से प्रूफ चीजें हैं कि वो इस मार धाड़, गुंडागर्दी, कत्तो गारतगरी, फसाद फिल अर्ज में इन्वॉल्व थे, उन्होंने तो भुगतना है, एक रूल ऑफ लॉ के तहत तो भुगतना है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर आप पे अगर मुकदमा हुआ है, आप पे अगर पर्चा हुआ है, और आईपीपी में आने के बाद आपका वो पर्चा भी अभी तक चल रहा है और आप कह रहे हैं झूठा है, तो बाकियों पे भी फिर झूठा ही होगा जो बाकियों के पर्चे हुए हैं। उन पे हम कैसे कह दें बगैर देखे? किसी का सबूत तो नहीं ना सामने आया टीवी पे, किसी ने दिखाया तो नहीं कि ये फरूख हबीब कह रहा था या जाके कह रहा था जाओ भाई तंसीबात पे हमले करो, तो फिर इनकी बात भी कैसे फिर हम मान लें कि इन पे जो पर्चे हैं वो सच्चे हैं? वो भी हो सकता है झूठे इल्जाम हो। नहीं शिफा साहिबा, इस तरह नहीं। महमूद रशीद सबने देखा, एजाज चौधरी सबने देखा, यास्मीन राशिद सबने देखी, सनम जावेद सबने देखी, जनाब शहरियार अफरीदी सबने देखा। जो चीजें आपके मीडिया ने, आपका चैनल दिखा रहा है, मैं तो नहीं दिखा रहा, आपका चैनल दिखा रहा है, पिछले 5 महीनों से दिखा रहा है, जो लोग फौजी तंसीबात, जना हाउस, GHQ, शोहदा के मुजस्मों को गिराना, शोहदा की बेहुरमती करना, सिविल तंसीबात को तोड़ना फोड़ना, आग लगाना, घेराव करना, उसकी वीडियो मौजूद, उसकी ऑडियो मौजूद, उसकी CDR मौजूद, उसकी जो फेंसिंग मौजूद, उसकी फोटोज मौजूद, तो जनाब वो बेगुनाह तो नहीं है। मतलब बेगुनाह तो 100 में से 20 है, 30 है, मैं कहता हूँ। ठीक है, जो गुनाह है उसकी सजा मिलेगी, और उसके बाद वो जो मतलब इनके बारे में हमने नहीं देखा कि ये लोग वहां पर मौजूद थे। इनकी ऑडियो ये जरूर हो सकती है उसके बाहर जाके एहतजाज करने, लेकिन फिर सिंबॉलिक बिल्डिंग्स के बाहर ही एहतजाज होते हैं ना, पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी तो एहतजाज होता है, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी तो एहतजाज ही होता है ना सर। एहतजाज का एक पुरअमन एहतजाज है। हमने तो देखा आप पीटीआई में थे, आपने हमेशा सारी उम्र बैठ के यही एहतजाज किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे बैठ के, उधर तो कोई जलाओ गिराव नहीं होता था। वो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि यास्मीन राशिद साहिबा हो गई या ये सारी खवातीन हो गई, जिस पे प्रूफ है वो तो आप जाहिर सजा दें उनको, लेकिन जिस पे नहीं है उसके बारे में हम ये बेनिफिट ऑफ डाउट तो रख सकते हैं ना, जिस तरह आप कह रहे हैं। जी आप ना सिंपल तो जनाब एक मुजाहरा किया जाना, एक एहतजाज किया, तो जनाब आपका 4 जनवरी 2021 में कैपिटल हिल्स में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने जो एहतजाज और मुजाहरा किया था अपनी पार्लियामेंट के सामने वाशिंगटन में,
पादाश में जनाब 1100 बंदों पे FIR हुई, 900 पौने 900 को जनाब 2 साल से लेकर 18 साल की कैद पे क्यों हुई? वो रूल ऑफ लॉ है, वो पार्लिमानी जमहूरियत है, वहां पे डेमोक्रेसी है, वहां पे कानून की हुक्मरानी है। अगर उन्होंने 4 महीने लगाए सारा कुछ भुगता के परे किया, मतलब तुम्हारी ऐसी की तैसी, हू द हेल आर यू कि तुम आके जनाब यहाँ पर हमले करो, घेराव करो असेंबली का। यहाँ पर तो जनाब आपके फौजी तनसीबात, शहदा, MM आलम जिसका नाम सुनते हैं मेरी आंखों में आंसू बचपन से लेके अब तक आते हैं, वो फौजी शहदा, कैप्टन कर्नल शेर खान जिसकी शहादत की दास्तान जो ना जो आपके भारतीय फौजी कप्तान और कर्नल और मेजर सुनाते हैं, तो हमारे दिलों में जनाब खुशी के मारे जनाब उसकी जुर्रत सुन के हम एक जोश आता है। उसके मुजस्मे की बेहुरमती करने वालों को आप कहें कि ये तो एक आम सी बात है, ये तो आसान सी बात है, ये तो एक अच्छा। फिर आपके मियाँ वाली के अंदर 4 अरब की मालियत का एक प्यारा वहां पर है जंगी, उसको आग लगाने के लिए 2 दीवारें तोड़ के मुजाहिरीन पहुंच जाएं, आप उसे कहें ये आम सी बात है। आप अपने GHQ की जो फौज आज से 6 दिन नहीं, बिल्कुल आम सी बात नहीं, तो चीजें मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। मेरी दरख्वास्त ये है कि हम इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे और वक्त में। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फैजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नज़ीर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेडलाइन दे दी है, वोटर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आ गई है। वोट डालने के लिए आप लोग रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं, अपने आप को रजिस्टर करवा लें। ये तरीका क्या है, मामला क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हारून शिरवानी साहब जो कि तर्जुमान है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। थोड़ा सा अगर हमें डेडलाइंस के बारे में बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने जो वोटर लिस्टों में वोटिंग के इंदराज की जो डेडलाइन रखी है वो क्या रखी है, फिर उसके प्रोसेस की तरफ आते हैं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए किसी भी जमहूरियत में वोटर लिस्ट जो होती है वो जमहूरियत की बुनियाद होती है, इलेक्शंस की बुनियाद होती है। तो उसमें वोटर लिस्ट में बुनियादी जो उस मुल्क के जितने लोग होते हैं उसका डेटा होता है, वोट होते हैं, वही वोट कास्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक कैंपेन स्टार्ट की है, एक स्पेशल परमिशन दी है जिसमें आप 25 अक्टूबर तक हर पाकिस्तानी जिसके साथ कौमी शनाख्ती कार्ड हो, जिसकी उम्र 18 साल का हो और जो अपने इलाके का रिहायशी हो, क्योंकि कानून के मुताबिक आप सिर्फ अपने CNIC के जो एड्रेसेस होते हैं 2 परमानेंट या टेम्प्रेरी, उसी पर आप वोट दर्ज कर सकते हैं। किसी तीसरे एड्रेस पे सिवाय सरकारी मुलाजिमीन को किसी को इजाज़त नहीं है। तो अभी आप देख लें आज समेत अगर आप मिला लें तो टोटल 9 दिन रह जाते हैं। हम मुसलसल रोज़ाना ये कैंपेन चलाते हैं तमाम ज़िलों में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मीडिया के ज़रिए कि हर पाकिस्तानी 25 अक्टूबर से पहले अपने वोट का इंदराज, उसमें दुरुस्तगी अक्सर लोगों के कवायफ में गलती होती हैं, तो वो सारा काम आप डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर जाके वहाँ पे 1 विंडो फैसिलिटेशन सेंटर है, वहाँ पे आप करा सकते हैं। क्योंकि 25 अक्टूबर के बाद जो है वो फिर मौका नहीं रहेगा और फिर लोग महरूम रह जाएंगे। तो ये मेरी सबसे गुजारिश है, क्योंकि अगर आप वोट रजिस्टर नहीं कराते, अगर आप वोट कास्ट नहीं करते, तो फिर आपके पास शिकायत का भी कोई हक बाकी नहीं बचता। तो हम अभी सबसे गुजारिश कर रहे हैं, जितने भी हमारे महरूम तबकात हैं, ख़ासकर ख़वातीन से गुजारिश है, हमारे जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, हमारे जो अफराद बाहे माजूरी हैं, हमारे जो यूथ हैं और हमारे जो जितने भी माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, इन सब के लिए अभी मौका है ओपन के 25 अक्टूबर तक वो अपने वोट के इंदराज तस्हीह तो उसका प्रोसेस क्या है? जी इसका प्रोसेस बड़ा आसान है जी। देखें, वोटर रजिस्ट्रेशन चूँकि एक कानूनी अमल है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है जिसने रजिस्टर करना होता है आपको बतौर वोटर, बतौर पाकिस्तानी किसी भी वोटर लिस्ट में आपके। तो इसमें इलेक्शन कमीशन के इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ज़िली दफातर हैं जिसको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का दफ्तर कहते हैं, और ये हर ज़िले में, अगर आप चतराल की बात करें तो चतराल में भी मौजूद है, इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में, कराची में और चागी और क्वेटा में भी हैं। तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर आप जाएंगे तो वहाँ पे एक फॉर्म 21 होता है जिसमें आपने
थंब इम्प्रेशन साइन आपके होते हैं और आपका डेटा जो है आप शनाख्ती कार्ड अपने दिखाते हैं कि मैं इस इलाके का रहायशी हूँ, तो वहीं पर उसी वन विंडो में आपका वोट दर्ज हो जाएगा। और एक अगर आप घराने के सरबराह हैं तो आप अपने घराने की फीमेल उनको जाने की ज़रूरत भी फिर नहीं पड़ती, उनके भी आप फॉर्म्स अपने साथ ले जा सकते हैं और वहाँ पुर कर सकते हैं। दूसरी सबसे आसान तरीका ये है कि आप फॉर्म 21 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट www.ecp.gov.pk पे मौजूद हैं, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप घर में फिल कर दें। अगर आपकी ख़वातीन रहती हैं या कोई मर्द है तो एक फैमिली का सरबराह अपने घर के वोट ले जाकर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर फॉर्म जमा करा सकता है। और उससे भी मज़ीद आसान ये है कि अभी आप देख लें हमारी तकरीबन 12 करोड़ 70 लाख वोटर लिस्ट पहुँच गई है माशाल्लाह पाकिस्तान की। तो इसमें अभी मौका है, तो सबसे पहले जो भी इस वक्त हमारे बहन भाई जितने अब प्रोग्राम सुन रहे हैं उनसे इलेक्शन कमीशन की अपील है कि वो 8300 हमारी एक मोबाइल सर्विस है टेलीफोन की, जिसमें आप अपना शनाख्ती कार्ड 13 हिंसों वाला बग़ैर स्पेसेस के, जिसमें कोई गैप ना हो, सारे डिजिट्स 13 लिख दें और 8300 पे यानी 8300 भेज दें। आपको फौरी जवाबी मैसेज आ जाएगा जिसमें पूरी मालूमात होगी। अगर गलत होगा तो आपको बाकायदा दफ्तर का भी बता दिया जाएगा। अगर आप किसी भी ज़िले में हो तो आपको कहा जाएगा कि आप इस दफ्तर से रुजू करें। तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, फैसिलिटेशंस है, वन विंडो सिस्टम है। तो 25 अक्टूबर के बाद फिजिकली जाना पड़ेगा, ये ऑनलाइन नहीं होता। जी देखें, ऑनलाइन अभी फ़िलहाल हमारे कानून में उसकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप देख लें कि वोट अब हमारे जो सिस्टम है उसमें तो लोग बहुत सारी चीज़ों की फ़िक्र करते हैं, शनाख्ती कार्ड की करते हैं, बैंक अकाउंट की करते हैं, पासपोर्ट के लिए मारे फिरते हैं, लेकिन वोट बिल्कुल फ्री बनता है और आसानी से बनता है। लेकिन ये कि उसमें ऑनलाइन कानून में गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। अगर ऑनलाइन पे हम उसको ले जाते हैं तो फिर उसमें बहुत सारे वोट के साथ तो आप समझते हैं कि लोग वो कर सकते हैं, इंदराज कर सकते हैं। तो अभी तक ये फ़िज़िकल सिस्टम है, लेकिन इसको बड़ा इजी कर दिया गया है, क्योंकि किसी भी आपने शनाख्ती कार्ड और अगर आप देख लें बाकी डॉक्यूमेंट्स, आपके पासपोर्ट हो गए, डोमिसाइल हो गए, जितने भी हैं, तो आपको फिजिकली जाना पड़ता है क्योंकि बड़े सेंसिटिव हैं। तो इसी तरह वोटर लिस्ट भी बड़ा सेंसिटिव है, आपका वोटर में डेटा आना, तो आपको फिज़िकली जाना पड़ता है एक मरतबा, क्योंकि ये सारा सिस्टम जो है कंप्यूटराइज्ड है और इसमें आपका डेटा पाकिस्तान में एक ही जगह पे आपके शनाख्ती कार्ड के एड्रेस के मुताबिक अभी आप वोट दर्ज करा सकते हैं। कई दूसरी जगह पे जो पुरानी बातें थी उसमें अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कोई किसी बंदे का 1 वोट हो या 2 या 3-4 वोट हो। अब ये बिल्कुल कंफर्म है कि एक पाकिस्तानी जो 18 साल का है जिसके पास शनाख्ती कार्ड है वो एक ही जगह वोट दर्ज कराएगा। तो ये सारा कंप्यूटराइज है, तो इसमें फिजिकली जाना ज़रूरी है। ख़वातीन अच्छा, अब अगर किसी के रहे थे कि एक सरबराह अपने जी सर, अगर किसी ने ट्रांसफ़र करना हो अपना वोट, किसी ने किसी और शहर में मुंतकिली हुई है या कुछ इस किस्म का सिलसिला है, उसका क्या प्रोसीजर है? जी, ये बड़ा अच्छा आपने ज़रूरी सवाल पूछ लिया कि मैं सबको ये आगाही दे दूं कि अभी देख लें इलेक्शन एक्ट 2017 जब आ गया था तो 18 के बाद ये पाकिस्तान में कानून बन चुका है, जो पार्लियामेंट ही का कानून है कि आपके शनाख्ती कार्ड पे दिए गए एड्रेस के मुताबिक ही आपका वोट बन सकता है। अगर आपका वोट किसी ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र हो गया है जो आपकी मंशा मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, जहाँ पे आप नहीं रहते, तो आप इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाएंगे, लेकिन आपको पहले शनाख्ती कार्ड जो है ना उसमें अगर आपका वो एड्रेस है, अगर शनाख्ती कार्ड में आपका वो एड्रेस ही नहीं है जहाँ पे आप चाहते हैं, अब सपोज़ मैं पेशावर का रहने वाला हूँ तो मेरा एक मुस्तकिल एड्रेस पेशावर का है और दूसरा मैं इस्लामाबाद में मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो ये मेरा आर्जी एड्रेस है, तो यहाँ तो मैं बना सकता हूँ शनाख्ती कार्ड के मुताबिक। लेकिन अगर मेरे दोनों एड्रेस पेशावरी के तो मैं नहीं बना सकता। अगर मैंने इस्लामाबाद का बनाना है तो मैंने नादरा जाके पहले अपने शनाख्ती कार्ड में आर्जी एड्रेस चेंज कराना है। तो ये जो है ना, ये इसलिए किया गया है कि ट्रांसपेरेंसी आ जाए, क्योंकि पास्ट में आपने देखा होगा कि वोट के मामले पे बहुत सारे शकूक और बहुत सारे इल्ज़ामात लगते रहे हैं। तो अब ये इलेक्शन एक्ट के कानून में आ चुका है और उस पर जो है 18 से नाफिज है कि अगर आपकी सपोज़ अगर शादी भी होती है और किसी पराए शहर में आप जाती हैं तो वहाँ भी आपको अपने नादरा का शनाख्ती कार्ड चेंज कराना होगा, वो आपका जो टेम्प्रेरी एड्रेस है। जी जी। तो
तो जो एड्रेस लिखा हुआ होगा उसमें उधर ही जाकर मैं वोट डाल सकता हूं। अगर मेरे शनाख्ती कार्ड पे एड्रेस कराची के हैं दोनों और मैं इस्लामाबाद में हूं इस वक्त, तो मुझे वोट डालने के लिए वहां कराची जाना पड़ेगा। बिल्कुल जी, इसी तरह है। अगर आप दोनों एड्रेस कराची के हैं तो नेचुरली कराची में आपका एड्रेस बनेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस्लामाबाद में हो और आप इस्लामाबाद में कहीं आपका है सेटअप, जिस तरह भी मैंने बताया, तो लोगों के दो एड्रेसेस होते हैं, बहुत सारे लोगों के होते हैं, काफ़ी लोगों के हैं जी। तो उनके पास ये ऑप्शन है, क्योंकि अब तो देख लें, इसको हमने बड़ा आसान बना दिया कि 18 साल को जो बच्ची या बच्चा पहुंच रहा है 18 साल को, तो जो NRC सेंटर वो जा रहे हैं शनाख्ती कार्ड बनवाने, वहाँ तो उनको जाना ही होता है 18 साल के बाद, तो वहाँ उसी फॉर्म में हमने डाल दिया है कि वो उसी वक्त आपसे पूछते हैं नादरा में कि आप अपना वोट परमानेंट एड्रेस पर डालना चाहते हैं या आर्जी पे, तो उसी वक्त आपको वो बना देते हैं। अगर दोनों एड्रेस आपके सेम हो तो फिर वो नादरा वाले आपसे पूछते भी नहीं, आपका वोट ऑटोमेटिकली आपके एक एड्रेस पे चला जाता है। तो ये क्लियरिटी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि लोग अक्सर गिला करते हैं कि मेरी वोट अपनी जगह पे नहीं है, तो पहले अपने शनाख्ती कार्ड को अपनी जगह पे लाना होगा। जो सही है। पोस्टल बैलेट एक चीज़ होती है, वो फिर कैसे इस्तेमाल हो सकता है, वो क्या होता है? सॉरी जी, पोस्टल बैलेट, हाँ जी, पोस्टल बैलेट जो है वो हमारे जो सरकारी मुलाजिमीन हैं और हमारे जो जितने भी जिनकी पोलिंग पे उस दिन ड्यूटी लगी होती हैं वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कानून के मुताबिक, और वो लोग जो हैं जो जेलों में होते हैं उनको भी ये फैसिलिटी कानून देता है। और इसके अलावा जो नई चीज़ आई है 2017 एक्ट से, वो माजूर अफराद के लिए, अफराद माजूरी जो हैं उनको ये सहूलत पहली मरतबा दी गई है कि वो अपने पोस्टल बैलेट के ज़रिए भी अपना वोट जमा करा सकते हैं। तो मजमूई तौर पर सरकारी मुलाजिमीन, जिसमें पोलिंग का अमला और जो मुलाजिमीन होते हैं मुख्तलिफ सूबों में तैनात होते हैं ज़िलों, वो कर सकते हैं, और जो जेलों में होते हैं, और अब नई जो है वो अफराद बाह में माजूर, यानी अगर मुझे कराची नहीं जाना है वोट डालने के लिए और मैं चाहता हूं कि इस्लामाबाद में ही वोट डालूं तो मैं जेल जाऊं, तो वहां से मेरा काम हो सकता है, ऐसा ही है? नहीं खुदा जी, मतलब असल में ये कि जेल में इसलिए सहूलत दी गई है कि उनको तो ये हक तो पहुंचता है वोट का, तो वो उसको मिल जाती है। बिल्कुल सही, उन्हें भी वोट का हक होना चाहिए, बिल्कुल सही। स्पेशल रहे थे कि वोट वो ठीक है, ठीक जी 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 बिल्कुल, ये उनका बुनियादी, चूंकि वो एक फंडामेंटल राइट है। हमारे साथ हारून शनवारी साहब मौजूद थे, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वोटर रजिस्ट्रेशन तरीक़ाकार पर बात हो रही थी। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। हमारी कौम को शादियों और अलहदगियों से एक ऑब्सेशन हो गया है, और ये ऑब्सेशन जो है वो सोशल मीडिया पर हम इसका इजहार देखते रहते हैं। ऐसा क्यों है? मिसाल के तौर पर अभी मरियम नवाज साहिबा के फैमिली में जो एक अलहदगी हुई, उसके ऊपर एक शोर शराबा मच रहा है, लोग उसको पॉलिटिकल कनोटेशंस दे रहे हैं। इससे पहले चेयरमैन PTI की शादियों और अलहदगियों पर हम बात करते रहे हैं। फिर माहिरा खान साहिबा की शादी हुई तो उसके ऊपर लोगों को क्या एतराज़ात थे? उनका दूल्हा जो है वो 66 बरस का है, और देखो इतना बुजुर्ग आदमी है, और पता नहीं ये क्या मामला है, और क्यों हम इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं? लोगों की प्राइवेट लाइफ की हम रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? इस बारे में हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ दानिश्वर जनाब डॉक्टर जाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब सर, ये क्या बीमारी है? आप तो बीमारियों का इलाज करते हैं, ये क्या बीमारी है? हम क्यों लोगों की प्राइवेट लाइफ में घुसते हैं और ऐसी ऐसी अजीब अजीब चीजें, गंदी गंदी गलाजत से भरपूर, और हमारे बड़े बड़े लीडरान भी ये काम करते हैं। इसको भी जरा एड्रेस करें, ये क्या मसला है? देखिए बात यह है कि इस वक्त जो हमारा मुआशरा है ना, उसकी तश्कील में, उसकी यानी थॉट प्रोसेस की तश्कील में एक बहुत बड़ा रोल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया कर रहा है। पाकिस्तान का शायद ही कोई एडल्ट और कम से कम 3/4 बच्चे ऐसे होंगे कि जो रोजाना 3-4 घंटे और कभी कभी 10-10 घंटे तक मोबाइल को अपने हाथ में रखते हैं, और उसमें से जो कुछ आ रहा होता है उसे देख रहे होते हैं। तो इंसान का दिमाग जो है वो डिपेंड करता है कि उसको क्या डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जब डाटा में ये चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, जब ये बात बहुत अहम होगी,
कि फलां लीडर के घर मिलने को गया, आइए हम अपने नुमाइंदे से पूछते हैं कि वहां क्या बात हुई, और फलां की शादी हुई और फलां की तलाक हुई। तो ये सारी की सारी चीजें दिमाग में घूमती रहेंगी और इसकी बुनियाद पर फिर एक पैटर्न बन जाता है। और दूसरी तो जिसकी वजह से जो फारिग लोग हैं वो बैठे यही बातें करते रहते हैं। एक हमारे बुजुर्ग थे, वो कहा करते थे जिस चीज को आप मुआशरे में से खत्म करना चाहते हैं उसका तज़किरा खत्म कर दें। लेकिन हमारे यहाँ तो हर वक्त ही वो बात रिपीट होती रहती है। एक जमाने में पीटीवी होता था जो सुबह 6 बजे लगता था, 9 बजे खत्म हो जाता था। तो अब ये 24 घंटे का स्क्रीन टाइम फिल करने के लिए और एयर टाइम को फिल करने के लिए अगर आप 7 बजे की खबरें सुने, 8 बजे की खबरें सुने, 9 बजे की, 10 बजे की, ज्यादा इम्कान है कि उनमें सिर्फ 1-2% चेंजेस होंगी, वरना वो ही खबर चलती रहेगी। तो इसलिए ये एक इंसानी नफ्सियात जी, इसकी मजबूरी है ना इंसानी नफ्सियात की कि जब एक चीज बार कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई जो बड़ी मशहूर शख्सियात होती हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो तो पब्लिक पर्सनालिटीज़ होती हैं, तो उनके बारे में तो जो चाहे डिस्कस किया जाए। कुछ लोगों का ये आर्ग्यूमेंट भी होता है। लेकिन देखिए, जब बिल गेट की तलाक हुई ना तो उसमें सबसे ज्यादा फिक्र पाकिस्तान के लोगों को हुई और पाकिस्तान में उसका बहुत तज़किरा हुआ, अमेरिका में उसका इतना तज़किरा नहीं हुआ जहां की वो रहने वाली। तो जो सेलिब्रिटीज हैं, जो बड़े लोग हैं ना, जिस वजह से वो सेलिब्रिटीज हैं, वो वाली चीजें उनकी पब्लिक डोमेन में होती हैं। फर्ज करें एक क्रिकेटर है तो उसका क्रिकेट का खेलना, उसमें वो अच्छा खेल रहा है, वो बुरा खेल रहा है, उसके क्या कॉन्टेक्स्ट, वो है पब्लिक डोमेन के अंदर। लेकिन ये है कि वो सुबह के वक्त नाश्ते में 2 अंडे खाता है, कि वो कुछ और खाता है, ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो इसलिए किसी की शादी, किसी की तलाक, किसी का वो पब्लिक डोमेन में नहीं। और ये ना जैसे पंजाबी में मलिक का अक्सर आता रहता है, खामखा आ जाता है, हर कुछ अरसे बाद आ जाता है। शुएब और सानिया की तलाक की खबरें जो है वो गर्दिश करने लग जाती हैं और पता नहीं क्या। और इसी तरह हम ये भी देखें कि मतलब लोगों का इधर तक भी हम इसकी वजह क्या है वैसे? आपको क्या लगता है क्यों ये ज्यादा इतना हमारे मुआशरे में प्रेवलेंट हो गया कि हर शख्स इसको बड़ा एंजॉय भी करता है, इस किस्म की गॉसिप को? अच्छा निकाह हुआ था तो निकाह नहीं हुआ था, हाँ तो वो इद्दत वाले मामलात और ये सारी चीजें, ऐसा क्यों होता है? हम इतना ज्यादा क्यों निटी ग्रिटीज में चले जाते हैं? अल्लाह के मामलात और इंसान के हम अपने हाथों में लेने के शौकीन क्यों हैं इतने? एक बात है जिस पर हमेशा मेरी तान टूटती है, आपके पास हमने बेशुमार आपके साथ हमने गुफ्तगू की है। देखिए, हमारे यहाँ जो बुनियाद है ना, यानी बच्चों की तरबियत का निज़ाम, वो एग्जिस्ट नहीं करता और बिल्कुल हिट एंड ट्रायल से हमारे मुआशरे में हमारे बच्चों की तरबियत होती है। लिहाजा घर के अंदर जिस किस्म का माहौल होगा, एक बच्चा 1 साल का, 2 साल का, फिर वो 4-5 साल का जब अपने घर में देखेगा किस किस्म की बातें हो रही हैं, तो जो घर में हमारे तज़किरे होते हैं वही हमारे दिमाग का पैटर्न बन जाते हैं, वही हमारी प्रायोरिटी बन जाती है। हल इसका यह है कि अगर मैं हूं ना, मेरे पास इख्तियार हो, तो मैं तमाम मीडिया के हेड्स को बुलाऊं और उन सब के साथ बैठ के एक मीटिंग करें और उसमें तय करें कि इस लेवल की बातें हम मीडिया पर नहीं लेके आएंगे, जिस तरीके से दुनिया के बहुत मुल्कों में होता है। अब आप ये देखिए, इस वक्त फलस्तीन का मसला हो रहा है ना, मैं उसको बहुत कीनली फॉलो कर रहा हूं। BBC, CNN, स्काई न्यूज, उसके अंदर जो उनका एक नेशनल स्टांस है ना, जितनी भी आजादी, राय की आजादी वहां हो, उस नेशनल स्टांस से एक लफ्ज भी वो ऊपर नहीं जाते, एक लफ्ज भी ऊपर नहीं जाते। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो है ना, प्रेस की आजादी का मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, पदर पिदर आजाद। तो आजादी का ये मतलब नहीं होता। आजादी का मतलब होता है कि आप एक डोमेन में रहते हुए कितना फ्रीली अपने चीजों को एग्जिस्ट करते हैं। इसमें हमारे घर के अंदर तरबियत के निज़ाम का कसूर है, हमारे मुआशरे के अंदर जो प्रायोरिटीज हैं उनका कसूर है। एक चैनल है, आपका चैनल नहीं है, कोई और चैनल है, 4 दफा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने मुझसे टाइम लिया कि देखिए हमने बात करनी है कि मुआशरे के अंदर कैसे खराबियां ठीक हों वगैरह, और 4 दफा ऐसा कि एक दफा नवाज शरीफ का तैयारा उड़ गया है, वो खबर आनी थी तो उन्होंने कहा कि जी वो हमने कैंसिल कर दिया है। दूसरी दफा फिर कुछ हुआ तो पता लगा राजा रियाज साहब किसी से मिलने जा रहे हैं इसलिए कैंसिल। तीसरा फजलुर रहमान साहब। तो मैंने कहा आपके सवाल का जवाब तो मिल ही गया है, आपकी तो प्रायोरिटीज ये हैं। अब आपकी प्रायोरिटीज गॉसिप फैलाना, तो आपकी प्रायोरिटीज गॉसिप फैलाना है तो मुआशरे में गॉसिप ही फैलेगा। बिल्कुल सही है। ये हम अगर गॉसिप फैलाने में लगेंगे तो फिर हमें हर जगह गॉसिप ही नजर आएगा। गॉसिप से परहेज करना है, आप भी और मैं भी, हमसे मुराद हम सब है जी। बहुत जी, हम सब
हम सबको ये किरदार अदा करना है। और लेकिन सर घर में क्योंकि तरबियत की आपने बात की है, घर से ये कैसे शुरू हो सकता है? क्योंकि अब देखें खवातीन और मर्द वैसे तो दोनों शौकीन है गॉसिप के, लेकिन खवातीन को मैं मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूंगी कि वो अच्छा कपड़े इसके पहने थे, अच्छा तो सस्ता सा जोड़ा सा लग रहा था शायद, तो वो इस किस्म की चीजों में भी बड़ी चली जाती हैं और वो गॉसिप इस किस्म की भी होती है। और फिर अच्छा दूल्हे को तो ये नहीं पहनाया तो घड़ी नहीं पहनाई। जी शिफा, मैं अपनी हम्बल कैपेसिटी में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पेरेंटिंग के मौजू को पाकिस्तान के तमाम पोटेंशियल पेरेंट्स तक पहुंचाऊं। और आपका जो चैनल है ना, और आपके चैनल के जो मालिक हैं जिनकी मदीना यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद में, मैं 4 रोज पहले वहां था। जी और वो तो वहां 92 के भी उन्होंने भी उसको कवर किया था। अच्छा। मेरा बड़ा दिल करता है कि जो आपके वो है ना, जो मदीना यूनिवर्सिटी के भी ओनर हैं और आपके चैनल के भी ओनर हैं, उनसे मेरा एक ताल्लुक डेवलप हुआ है। और कल ही मुझे ख्याल आया था कि मैं उनसे हनीफ साहब, रशीद साहब, बिल्कुल जी हाँ, मियां हनीफ साहब, तो मेरा ये ख्याल था कि मैं उनसे बात करके ये कहूं कि जहां 24 घंटे आप और चीजें करते हैं, हफ्ते में 2 घंटे का तरबियत का एक प्रोग्राम भी शुरू करें। और ये बहुत इस एयर टाइम के अंदर रेडी, और ये बड़ा जबरदस्त आइडिया है। मुझे पक्का यकीन है कि ये प्रोग्राम आपने क्योंकि एयर टाइम की बात की तो एयर टाइम हमारा जो है वो खत्म हो गया, लेकिन पॉइंट आपका आ गया है कि तरबियत जो है वो टेलीविजन के जरिए या मीडिया के जरिए होनी चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ थे। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें आज हकीम मोहम्मद सईद साहब की बरसी है। उन्हें 17 अक्टूबर 1998 को शहीद किया गया था। हमदर्द नौनिहाल रिसाला जिसने पढ़ा है वो सब जानते हैं, जिसने बज़्म हमदर्द का नाम सुना है वो सब उन्हें जानते हैं। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है बच्चों की तरबियत के लिए, अगर वो किताबें पढ़ाई जाए, बिल्कुल एक अहम तरीन जरिया। बिल्कुल आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।